चुके थे, जैसे कि आप लोग को मालूम है कि हम लोगों ने ये पढ़ लिया था पूरा। आइए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि फाइनेंशियल रेगुलेशन इन इंडिया, जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं हम लोग उसके बारे में पढ़ चुके थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि व्हाई डू वी नीड फाइनेंशियल रेगुलेटर, हमें फाइनेंशियल रेगुलेटर क्यों चाहिए होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कितनी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, तो हमने पढ़ा था आरबीआई के बारे में, फिर हम लोगों ने पढ़ा था नाबार्ड के बारे में, फिर हम लोगों ने पढ़ा था IRDA के बारे में, और यहाँ पे हमारा खत्म हुआ था। ठीक है, तो जिन जिन लोगों ने ये वाले वीडियोस, ये वाली चीज़ें नहीं पढ़ी हुई है, वो जाके जो है पहली वाली वीडियोस दे सकते हैं। फाइनेंशियल मार्केट में चीज़ें पढ़ाई गई हैं। तो अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है PFRDA के बारे में। ये भी एक फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडी है। हाँ, तो फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडी क्या होता है, अगर सब लोग क्वेश्चन आता होगा कि फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडी क्या होता है, तो देखिए फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज वो होती हैं जो इस देश के जितने भी फाइनेंशियल बॉडीज हैं, ठीक है, बॉडी, फाइनेंशियल बॉडीज का मतलब जो भी बॉडी जो पैसे रुपए में डील करती हैं, अगर इस टाइप की कोई बॉडी है तो वो उसको कंट्रोल और मैनेज करती है। ठीक है, इसीलिए हम फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडी को बनाए हैं कि वही जो होगी सुपरवाइज होगी। अब अलग अलग टाइप की जो है बॉडीज आएंगी, कोई बैंकिंग वाला काम करेगा, कोई इंश्योरेंस वाला काम करेगा, कोई कुछ काम करेगा, कोई कुछ काम करेगा। तो सबके लिए एक अलग अलग जो है सुपरवाइज्ड बॉडी बनाई गई है जो इन लोगों को जो है देख के जो है मैनेज और कंट्रोल करता है। तो वैसे ही एक आता है PFRDA। PFRDA का फुल फॉर्म ध्यान दीजिएगा, जितनी भी चीजें हैं सबका फुल फॉर्म, सबके हेडक्वार्टर कहाँ है, कब इस्टेब्लिश हुआ था, चेयरमैन, सबसे मस्ट है ये। ठीक है, भले कुछ याद हो या ना हो, लेकिन फुल फॉर्म, कब इस्टेब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर कहाँ है और चेयरमैन, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो PFRDA का फुल फॉर्म क्या है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, PFRDA का फुल फॉर्म है कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसका फुल फॉर्म है। और यहाँ पे देखते हैं कि इट इज अ रेगुलेटरी बॉडी अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉर ओवरऑल सुपरविजन एंड रेगुलेशन ऑफ पेंशन इन इंडिया। कह रहे कि ये एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी है जो दो लोगों के अंदर में चलती है, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर चलती है और दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर चलती है। दो लोगों के अंदर चलती है और ये क्या रेगुलेट करती है, तो ये जितना ऑल ओवर पेंशन जो है वो जाता है सबके यहाँ, उन सब चीज़ों को जो है ये रेगुलेट करती है, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं ये उसको जो है रेगुलेट करती है। अब आगे देखते हैं, इसको फाउंड कब किया गया था, 23 अगस्त 2003 में ये जो है इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो है न्यू दिल्ली में, और इसके चेयरपर्सन कौन है, तो सुप्रतिम बंदोपाध्याय जो है ये इसके चेयरपर्सन है। ध्यान दीजिएगा, कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो 2003 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में है, और इसके जो चेयरपर्सन है वो कौन है, सुप्रतिम बंदोपाध्याय। ठीक है, अब PFRDA के फंक्शंस को देख लेते हैं कि PFRDA जो है वो काम क्या करता है। तो सबसे पहला है कि रेगुलेटिंग द नेशनल पेंशन स्कीम। एक नेशनल पेंशन स्कीम है ना जिसके तहत लोगों को पेंशन दिया जाता है, तो सबसे पहले वो इन चीज़ों को रेगुलेट करता है कि सही से काम हो रहा है या नहीं, सही से सबके पास पेंशन पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। दूसरी चीज़, एजुकेटिंग द सब्सक्राइबर एंड द जनरल पब्लिक ऑन इशूज रिलेटिंग टू पेंशन, ट्रेनिंग ऑफ द इंटरमीडिएरीज। उसके साथ साथ ये क्या करता है कि जितनी भी जनरल पब्लिक होती है वो उसको क्या करता है कि बताता है, ठीक है, उनको अवेयर कराता है कि जो भी प्रॉब्लम पेंशन से रिलेटेड आती हैं वो उनके बारे में अवेयर कराता है। और उसके साथ साथ जो भी इंटरमीडिएरीज रहते हैं, एज अ कॉल्ड एजेंट जो रहते हैं, उनकी ट्रेनिंग भी ये प्रोवाइड करता है कि ऐसे ऐसे जो काम होता है। इसके बाद जो हमारा PFRDA जो है वो यहाँ पे खत्म होता है। अब हम लोग चलेंगे एग्जिम बैंक के बारे में। एग्जिम बैंक का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक क्या करता है, तो एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन सितंबर 1981 एंड द बैंक कमेंस्ड इट्स ऑपरेशन इन 1982। ध्यान दीजिएगा कि एग्जिम बैंक एक्ट जो है वो पास हुआ था 1981 में। ये हम बार बार बोलते हुए आ रहे हैं कि एक्ट कभी और पास हो रहा है और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या कह रहे हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश कभी और हो रहा है। तो एक साल का मेनली गैप आ रहा है एक्ट पास होने के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हो रहा है। नबार्ड वगैरह में भी हम लोगों को देखा था 1981 में उसका एक्ट पास हो गया था, 1982 में नबार्ड इस्टेब्लिश हुआ था। तो वैसे ही एग्जिम बैंक में है कि इसका एक्ट जो है, उस जो एक्ट पास हुआ था वो 1981 में ही हो गया था, लेकिन ये इस्टेब्लिश कब हुआ, कब इसने कब से अपना काम स्टार्ट किया, तो उसने किया कि 1982 से काम स्टार्ट किया। ठीक है, अगर मेनली एग्जिम बैंक कब स्टैब्लिश हुआ तो आप 1982 लिखेंगे, लेकिन अगर एग्जिम बैंक एक्ट के बारे में आपसे बोल दे तो आप वहां पे 1981 टिक करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी चीज कि एग्जिम बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंसिंग, फैसिलिटेटिंग एंड प्रमोटिंग फॉरेन ट्रेड इन इंडिया।
कह रहे कि एग्जिम बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, फाइनेंस करता है, ठीक है। अगर पैसा नहीं रहता तो पैसा प्रोवाइड करता है, उसके साथ साथ जो फॉरेन ट्रेड है, ठीक है, जो ग्लोबल लेवल पे जो भी हम लोग ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, वो उसको क्या करे, सही दिशा में लेके जाए, उसको प्रमोट करे, ठीक है, ताकि हमारा जो ग्लोबल रिलेशन है लोगों के साथ वो काफ़ी अच्छे से बन सके। अब इसके बाद देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक के क्या क्या फंक्शन है। तो सबसे पहला है कि फाइनेंसेस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इंडिया। ये क्या करता है कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती हैं, वो उन सब में अगर पैसे रुपए की कहीं कमी होती है, कहीं क्रेडिट फैसिलिटी की प्रॉब्लम होती है, तो वो उनको प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ इट ऑल्सो फाइनेंसेस द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट फॉर गुड्स। ये क्या करता है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट गुड्स को जो है फाइनेंस करता है। इट ऑल्सो फाइनेंसेस द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ मशीन्स एंड मशीनरी ऑन लीज एंड हायर परचेज बेसिस एज वेल। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि मशीनरी जो होती है कभी कभी दूसरे देशों से आती जाती रहती हैं, तो उनको भी जो है ये फाइनेंस करता है जब वो चीज़ें लीज पे ली गई होती हैं या फिर हायर परचेज में ली गई होती हैं। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे तो आपको लीज और हायर परचेज काफ़ी अच्छे से समझ में आता होगा। अगर बीए वाले लोग ये देख रहे हैं तो उनको नहीं समझ लीजिए कि मशीनरी जो लीज पे ली जाती है हायर परचेज में, ये उसको भी फाइनेंस करता है एग्जिम बैंक, ठीक है। अब आगे देखते हैं इनके चेयरमैन कौन है। तो चेयरमैन है टीसी वेंकट सुब्रमण्यम, ठीक है। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो है मुंबई में। तो यहाँ पे आपको मेरे ख्याल से चीज़ समझ में आ गई कि एग्जिम बैंक कब स्टैब्लिश हुआ, एग्जिम बैंक के फंक्शंस क्या क्या हैं, और एग्जिम बैंक का चेयरमैन कौन है, एग्जिम बैंक का हेडक्वार्टर कौन है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ चुकी होंगी। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अभी हम लोग अगर कॉमर्स वाले देख रहे होंगे तो हम लोगों ने पढ़ा था ना पीछे शेयर्स के बारे में, डिबेंचर्स के बारे में। तो शेयर प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट हम लोगों ने पढ़ा था। तो सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट में तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जहाँ पे सिक्योरिटीज पहली टाइम जो है ट्रेड की जाती हैं वो हमारा प्राइमरी मार्केट होता है। और सेकेंडरी मार्केट में क्या आता था कि जब सिक्योरिटीज जो होंगी, जब लगातार खरीदी और बेची जाती होंगी, सेकेंडरी मार्केट में ये चीज़ें होती हैं। तो सेकेंडरी मार्केट को भी तो रेगुलेट करने के लिए कुछ ही ना। अब इतनी जल्दी जल्दी सिक्योरिटीज़ को खरीदी जा रही हैं, बेची जा रही हैं, कहीं वहाँ पे फ्रॉड ना हो जाए, कहीं वहाँ पे किसी तरीके का कस्टमर को प्रॉब्लम ना आ जाए। तो इन सब कस्टमर के साथ कहीं फ्रॉड ना हो रहा है, कहीं रूल्स एंड रेगुलेशन में कहीं छेड़छाड़ तो नहीं हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को डील करने के लिए जो है सेबी को इस्टेब्लिश किया गया। तो सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1988 में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को कब स्टैब्लिश किया गया था, 1988 में। लेकिन जो सेबी का एक्ट है, ठीक है, सेबी को जो है स्टैचुरी पावर कब दे दिया गया। स्टैचुरी पावर का मतलब होता है उसको रेगुलेट करने का जो पावर मिला था वो कब मिला था, 1992 में मिला था, ठीक है। अब देखिए, it became an autonomous body by government of India on 12th April 1992 to regulate the securities market in India and protect the interest of the investor and the securities। अब सेबी को जो जब स्टैचुरी पावर दिया गया तो अब एक वो ऑटोनॉमस बॉडी बन गई। ऑटोनॉमस बॉडी का मतलब होता है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी बन गई, अपने रूल्स रेगुलेशंस अपने हिसाब से जो है वो मेंटेन कर सकती है। तो उसको वो एक ऑटोनॉमस बॉडी बन गई। और इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, जितने भी कस्टमर्स हैं, जितने भी हमारे शेयर मार्केट में जो भी इन्वेस्टर्स आते हैं, उन सबको जो है एक सही तरीके से जो है काम कराना, ठीक है। क्योंकि कुछ भी भाई, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में जहाँ पे लाखों सिक्योरिटीज एक बार में खरीदी जाती हैं और बेची जाती हैं, तो वहाँ पे फ्रॉड और मैनिपुलेशन के चांसेस जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए सेबी को इस्टेब्लिश किया गया था। तो सेबी का जो हेड ऑफिस है वो है मुंबई में। ध्यान दीजिएगा, सेबी का हेड ऑफिस कहाँ पे है, मुंबई में है। इसका जो रीजनल ऑफिस है वो है न्यू दिल्ली में, अहमदाबाद में, चेन्नई में और कोलकाता में। न्यू दिल्ली मतलब नॉर्थ साइड वाला रीजनल ऑफिस, अहमदाबाद मतलब साउथ, चेन्नई, सॉरी, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता तो आपका मान लीजिए कि ये ईस्टर्न साइड, ठीक है। अहमदाबाद आपका हो जाएगा वेस्टर्न साइड, और चेन्नई जो होगा आपका हो जाएगा सदर्न साइड, ठीक है। तो ये अलग अलग रीजन्स में जो है इनके हेड ऑफिस खुले हुए हैं, रीजनल ऑफिस खुले हुए हैं। अब आगे देखते हैं चेयरमैन ऑफ सेबी। सेबी के जो है चेयरमैन कौन है, तो वो है अजय त्यागी। ध्यान दीजिएगा, सेबी के चेयरमैन है अजय त्यागी। और इनको कौन अपॉइंट करता है, तो इनको जो है यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अपॉइंट करती है। इसके बाद से यहाँ पे आता है कि वाई इज सेबी फॉर्म, सेबी को क्यों बनाया गया, ठीक है। अगर सिक्योरिटीज ट्रेड हो रही थी, एक्सचेंज हो रही थी, आराम से जो है काम चल रहा था, तो आखिर सेबी को बनाया क्यों गया, सेबी को बनाने का मुख्य कारण क्या था। तो सबसे पहला है कि टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ दीज थ्री ग्रुप्स, इन तीन ग्रुप की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। अब ये तीन ग्रुप कौन कौन से थे, तो सबसे पहला था ईश्वर। ईश्वर का मतलब वो जो शेयर को इशू करता है, जो शेयर को बेचता है, ठीक है,
वो क्या कहलाता है, ईश्वर कहलाता है। तो अब भाई ईश्वर को भी तो दिक्कत आएगी कि कहीं उसके अगर गलत हाथों में शेयर पड़ गया तो उसके पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो ये सारी दिक्कतों का प्रॉब्लम वो करने के सही करने के लिए जो है सेबी को एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है, ताकि जो ईश्वर है, जो खुद जो है बेच रहा है, जो खुद ऑलरेडी शेयर मार्केट में है, उसके कोई कह सकते हैं उसके इंटरेस्ट को कोई हानि ना पहुंचे, ठीक है। दूसरा जो किया गया वो किया गया इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज में क्या होते हैं, जो भी आप सबको मालूम है कि सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर, अगर आप लोगों ने जो है ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ स्टॉक मार्केट पढ़ा होगा तो वहां पे सबसे पहला आता है कि सिलेक्शन ऑफ द ब्रोकर। हम लोग एक ब्रोकर को जो है सेलेक्ट करते हैं, कि जो ब्रोकर जो होता है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होता है सेबी के द्वारा, उस ब्रोकर को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो जो इंटरमीडियरीज है भाई उसके साथ भी कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इंटरमीडियरीज किसी के साथ, इन्वेस्टर के साथ कोई प्रॉब्लम ना करे। ऐसा नहीं है कि पैसा ले ले और उनको शेयर खरीद के दे ही ना, ऐसा हो कि उनका कोई सुझाव गलत दे दे, तो ऐसा कुछ ना हो। इसीलिए सेबी को इस बीच में भी आना पड़ा, इंटरमीडियरीज के बीच में भी आना पड़ा कि देखो सबसे पहले तो भैया तुम वैलिड रहोगे, तुम ऐसे ही नहीं घूमते फिरते रहोगे, सबसे पहले तो तुम हमारे थ्रू रजिस्टर्ड रहोगे, तभी तुम यहाँ पे जो है काम कर सकते हो। ऐसा नहीं कि पैसा ले लिए हाँ शेयर खरीदेंगे और लेके भाग गए, ऐसा नहीं करना है। तो सेबी ने क्या किया, रजिस्टर्ड कर दिया इंटरमीडियरीज को। उसके बाद तीसरा नंबर जो आता है वो है इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो स्टॉक मार्केट में जाते हैं चीज़ों को शेयर्स को खरीदने के लिए, ठीक है, सिक्योरिटीज़ को खरीदने के लिए, तो वो क्या कहलाते हैं, इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। तो भैया ऐसा भी ना हो कि वो लोग गलत इंसान से खरीद ले, कि जो शेयर हो वो सही ना हो, ठीक है, जो भी चीज़ें वो लोग खरीद रहे हैं वो सही ना हो, रेलेवेंट ना हो। तो इसीलिए जो है यहाँ पे भी सेबी को जो है बीच में आना पड़ा, ताकि जो है इन सब चीज़ों को जो है मैनेज कर सके। तो यहाँ पे 3 लोगों की ज़रूरत पूरी पड़ी, वो कंप्लीट हो गई कि किस वजहों से जो है सेबी को जो है बनाया गया। अब आगे देखते हैं कि सेबी का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सेबी का जो ऑब्जेक्टिव है ये है कि टू सुपरवाइज द एक्टिविटीज ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, जो भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी खरीदना और बेचना हो रहा है, उन सब चीज़ों को जो है सुपरवाइज करे, देखे। दूसरा है कि टू सेफ गार्ड द राइट ऑफ इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स के राइट को जो है सेफ रखे, क्योंकि भैया हो सकता है कि वो लोग कहीं इस पहली पहली बार आए हों, तो क्या पता वो लोग कहीं दूसरे दलदल में फंस गए हों, ठीक है, क्या पता कोई उनसे चीट करना चाह रहा हो, क्या पता वहाँ पे फ्रॉड के चांसेस हो। तो इस वजह से भी जो है इन्वेस्टर्स के राइट को सही कर रखने के लिए जो है। उसके बाद तीसरा है टू डिफाइन द कोड ऑफ कंडक्ट टू द ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर एंड अदर इंटरमीडियरीज। जितने भी ब्रोकर्स वगैरह, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जितने भी ब्रोकर्स वगैरह हैं, उनको जो है सही चीज़ करने के लिए जो है उनको हमेशा डायरेक्ट करते रहना है। क्या पता वो लोग कुछ गलत करके निकल जाएं, तो वो आप ही के लिए प्रॉब्लम होगा, सेकेंडरी मार्केट यानी कि स्टॉक एक्सचेंज का ही नाम खराब होगा। तो ब्रोकर्स को सही रखने के लिए, ठीक है, ब्रोकर्स को जो है उनका काम सही रखने के लिए जो है यहाँ पे सेबी को फॉर्म किया गया। और चौथा है कि टू चेक द प्राइस मैनिपुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये प्राइस मैनिपुलेशन। प्राइस मैनिपुलेशन कैसे होता है, 1992 देखा होगा कि वो हमेशा वो कंपनीज के जो है न्यूज़ पढ़ के वो जानता रहता है कि कैसे जो है किसके प्राइसेस जो हो रहे हैं वो हाइक हो रहे हैं, किसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। तो ये क्या होता है, कभी कभी लोग क्या करते हैं कि फेक मैनिपुलेशन भी करते हैं, अपने शेयर्स को बेचने के लिए जल्दी जल्दी उसके प्राइसेस को बढ़ाते हैं। तो सेबी ने इन्हीं चीज़ों पे कंट्रोल करना स्टार्ट किया कि ये फेक मैनिपुलेशन ना हो, इन्वेस्टर्स जो हो कहीं अलग जगह पे ना फंस जाएं, तो इसीलिए जो है सेबी को फॉर्म किया गया। तो आई थिंक आपको ये सेबी के बारे में तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम लोगों ने क्या पढ़ा है अभी सेबी में, सेबी का हेड ऑफिस हम लोग पढ़े हैं मुंबई में है, सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी हैं। रीजनल ऑफिस न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, ध्यान दीजिएगा, इसको बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। और सेबी का जो एक्ट है वो 1992 का एक्ट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और सेबी स्टैब्लिश कब हुआ था, 1988 में स्टैब्लिश हो गया था, लेकिन इसको स्टैचुटरी पावर कब मिला था, तो 1992 में मिला था, ठीक है। कंफर्म हो गया आप लोगों को। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सिडबी के बारे में, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इट इज एन एपेक्स बैंक टू प्रोवाइड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर डिफरेंट स्कीम टू मीट क्रेडिट नीड्स ऑफ द स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसी बॉडी है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है सहायता प्रोवाइड करता है जितने भी छोटे छोटे बिजनेसेस एस्टैब्लिश्ड हैं, चाहे वो गांव में हो, टाउन में हो, अर्बन, लोकल, जो भी छोटे छोटे बिजनेस एस्टैब्लिश्ड हैं, तो वो उनके लिए जो है कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है। डायरेक्टली भी कर सकता है, इनडायरेक्टली भी कर सकता है, मतलब डायरेक्टली पैसा भी दे सकता है, इनडायरेक्टली में वो उसके बदले जो है उनको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कर सकता है। आई बात समझ में आपको। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि ये कब इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये इस्टेब्लिश किया गया था 2 अप्रैल को 1990 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लखनऊ में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लखनऊ में।
और इसके जो चेयरमैन है वो है शिवा एस रमन, ध्यान दीजिएगा। और सिडबी जो है वो किसके अंदर ऑपरेट करता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सिडबी जो है वो किसके अंदर ऑपरेट करता है। तो सिडबी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ऑपरेट करता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सिडबी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि सिडबी एक ऐसी बॉडी है जो छोटे छोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जो है फाइनेंस क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2 अप्रैल 1990 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लखनऊ में। इसके जो चेयरमैन है वो है शिवा एस रमन। सिडबी जो है ऑपरेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। चलिए अब आगे देखते हैं हमारा नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक क्या है, तो देखते हैं यहाँ पे कि इट इज एन एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी फॉर ओवरऑल रेगुलेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ द हाउसिंग फाइनेंस इन इंडिया। ये एक ऐसी बॉडी है जो जितनी ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी बॉडीज हैं जो भी हाउसिंग लोन वगैरह प्रोवाइड करती हैं, हाउसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं, हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं, तो ये उनको सुपरवाइज करता है, ठीक है। अब देखते हैं द मेन एम ऑफ एनएचबी वाज टू प्रमोट हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बोथ एट लोकल एंड रीजनल लेवल। एनएचबी का जो है मेन एम यही है कि जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या करें, हाउसिंग फाइनेंस जो है वो काफ़ी अच्छे सही तरीके से जो है प्रोवाइड कर सके, चाहे वो शहर हो या फिर गांव हो, वहाँ पे हाउसिंग लोन जो है वो काफ़ी अच्छे से प्रोवाइड करें। इसके बाद है हमारा कि इट्स मेन फोकस इज टू प्रोवाइड हाउसिंग टू लो एंड मॉडरेट इनकम ग्रुप्स। इसका जो मेन फोकस होता है हाउसिंग क्रेडिट प्रोवाइड करने का, वो मेनली होता है जितने भी मिडिल क्लास फैमिली या फिर कह सकते हैं कि जो लोअर इनकम ग्रुप्स के जितने भी लोग हैं उन सबको जो है हाउसिंग लोन प्रोवाइड करने के लिए जो है ये काफ़ी जिम्मेदार होती है। अब देखिए 2 टाइप की हाउसिंग स्कीम चलती हैं, एक होता है प्रधानमंत्री आवास योजना और दूसरा है रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडरी स्कीम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो 9 जुलाई 1988 को इस्टेब्लिश किया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, दिल्ली में है। और इसके जो एजेंसी एग्जीक्यूटिव हैं वो हैं श्री राम कल्याणारमन, ठीक है, ये इसके जो है एजेंसी एग्जीक्यूटिव मतलब इसके जो चेयरमैन है, ठीक है। आई बात समझ में आपको। अब जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है ट्राई के बारे में। देखते हैं ट्राई के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं। चलिए, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ट्राई का फुल फॉर्म है। जितना भी हम लोग ये सब सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट, आइडिया, बीएसएनएल, फलां 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 फलां, तो इन सबको जो रेगुलेट करता है वो एक बॉडी है जिसका नाम है ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखते हैं, इट इज ए स्टैच्यूटरी बॉडी सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेक्शन 3 ऑफ द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997। 1997 के तहत जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और ये इस्टेब्लिश भी कब हुआ था, तो 20 फरवरी 1997 को ही इस्टेब्लिश हो गया था, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है, वो न्यू दिल्ली में है। और जितने भी इसके चेयरपर्सन है वो कौन है, डॉक्टर PD वघेला, ठीक है, इसके चेयरपर्सन है। तो समझ में आ रहा है आपको कि ये एक ऐसी बॉडी है जितने भी ये सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जितना भी ये सब टेलीफोनिक, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इन सब चीज़ों को रेगुलेट करता है हमारा ट्राई, ठीक है। अब आते हैं BIS, ये है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। जरा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि BIS इज द नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड अंडर द BIS एक्ट 2016 for the harmonious development of the activity standardization, making the quality certification of the goods for the matter connected therewith or incidental therefore। अब देखिए क्या होता है कि BIS एक ऐसी बॉडी है जो एक ऐसा सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, उसके क्वालिटी के लिए वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, ठीक है। BIS का जो मार्क होता है वो एक क्या कह सकते हैं कि एक सर्टिफिकेट अपने आप में एक वो चिन्ह होता है कि हाँ ये जो चीज़ें हैं वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की हैं, ठीक है। चलिए, ये BIS किस एक्ट के तहत इस्टेब्लिश किया गया था, 2016 के एक्ट के तहत इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और बना कब, सॉरी एक मिनट, हाँ, इसको फॉर्म्ड कब किया गया था, तो 23 दिसंबर 1986 को फॉर्म किया गया था। यहाँ पे BIS एक्ट 2016 कुछ रिफॉर्म वगैरह है, एक मिनट जैसे मैं चेक कर लेती हूँ इसको, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बता दूंगी। इसके बाद रिफॉर्म वगैरह, इसको इस्टेब्लिश कब किया गया, तो ध्यान दीजिएगा 1986 में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो है दिल्ली में। और इसके जो चेयरमैन है वो कौन है, प्रमोद कुमार तिवारी, ठीक है। आई बात समझ में आपको। फॉर्म कब किया गया था, 1986 में किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो है दिल्ली में। और इसके जो चेयरमैन है वो है प्रमोद कुमार तिवारी। काफ़ी इजी है ये, बस यहाँ पे एक चीज़ का मिस्टेक है, BIS एक्ट 2016 हमको लग रहा है कि ये रिफॉर्म वगैरह हुआ, ये उसका एक्ट है, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने बस लिख दिया इसको।
तो ध्यान दीजिएगा आप लोग इसको थोड़ा सा, ठीक है। आगे नेक्स्ट वाली वीडियोस में आपको बताने वाले हैं। तो ये हमारा पूरा रेगुलेटरी बॉडीज के अंदर 2 वीडियोस आए हैं हमारे, जिसमें पहले वाले में हम आरबीआई के बारे में पढ़े थे, आईआरडीए के बारे में पढ़े थे, नाबार्ड के बारे में पढ़े थे, और दूसरे वाले वीडियोस में अभी हम लोग इतनी सारी चीज़ें कवर किए हुए। तो ये हमारी पूरी रेगुलेटरी बॉडीज हो चुकी हैं। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।